विमान में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो एक तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा को पहले समझना पड़ेगा कि नॉलेज गूगल जैसा इजीली अवेलेबल नहीं करवाया जाता था। क्यों? हमें वर्दी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता था कि ये देखो इस चीज को सही प्रयोग करेगा, ये गलत प्रयोग नहीं करेगा, या फिर ये लायक है इस चीज के लिए, उसे ही ये सब्जेक्ट बताई जाएगी। ये देखा गया कि अग्निहोत्र जिन जिन घरों में जहां जहां किया गया था वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन का, और यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी ये जो इंसिडेंट हो, यहाँ पर केमिकल पॉल्यूशन का थोड़ा सा सुधार देखा गया, बहुत ज़्यादा सुधार देखा गया इसमें। यही क्लैरिटी ना लोग मिस कर रहे हैं कि हम मोक्ष वाले, अध्यात्म वाले सिर्फ नहीं हैं। अगर सिर्फ यही रहते तो इतने पास्ट में जो ये हिस्ट्री चैनल वाले दिखा देते हैं एंशिएंट एलियंस, इसको तो एलियन ने बनाया है, ये विश्वास भी नहीं करते हैं कि एक भारतीय इंडियन इसको बना भी सकता है। तो प्राचीन काल में यज्ञ का प्रयोग किया जाता था बारिश करवाने के लिए, वर्षा कराने के लिए भी। और रामायण में आप देखेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा है, जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे हैं तो यज्ञ करा रहे हैं, है ना। ग्रंथ को देखता हूं तो 40 प्रकार के मेथडोलॉजीज दिए हुए कैसे करप्शन हो सकता है, 40 प्रकार के। ये क्लियर है उनको कि सबसे ज्यादा करप्ट वही होगा जिसके पास पावर है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो क्या इंट्रोड्यूस करना है? मत्स्य न्याय। टेम्पल को बनाने में 5, 6, 7, 10 साइंसेस का प्रयोग हो जा रहा है, अप्लाइड साइंसेस अलग अलग, है ना। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने एंशिएंट भारत की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी है। हमने विमानों के साइंस के बारे में बात करी है, हमने अग्निहोत्र के साइंस के बारे में बात करी है, हमने अर्थशास्त्र के बारे में बात करी कि उस समय इतने बड़े देश में से करप्शन कैसे एलिमिनेट किया जाता था, हमने तर्कशास्त्र के कमाल के फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करी है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको एंशिएंट भारत के बारे में जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस एपिसोड का एक भी सेकंड आप स्किप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज ये एपिसोड ही ऐसा है। इस एपिसोड में आए रवि सिंह चौधरी जी, जिनको मैं रवि भैया बोलता हूँ, जिनको पर्टिकुलरली इन सब चीज़ों की बहुत तगड़ी नॉलेज है, जो संगम टॉक्स एक बहुत बड़ा चैनल है उस पर रेगुलर टॉक्स देते हैं। तो आई एम श्योर इस एपिसोड में आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो रवि भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक मेरा पहला ही एपिसोड है ये इस तरह के किसी पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप मतलब कैसे इन सब चीज़ों में आपका आना हुआ और कैसे इन सब चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं अभी। इन सब चीज़ों में आना हुआ था 2017 के आसपास, लेकिन उतना डेप्थ में मैं नहीं गया था। 2017 मतलब उस समय भगवद गीता मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, और पूरा 700 श्लोक जो है उसको पूरा पढ़ा, लेकिन ठीक है उस समय के हिसाब से समझ नहीं आया। लेकिन जब लॉकडाउन का समय आया तो एक मतलब बचपन से एक इच्छा थी कि वेद को थोड़ा देखते हैं, मतलब उपनिषद और वेद में क्या लिखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं, लोगों ने क्या कहा है उस पर नहीं जाना है। देखते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको रिगार्ड करते हैं, आदर देते हैं, और कुछ लोग बहुत बुराई भी करने लग जाते हैं। तो खुद से देखने का ये चढ़ा, और तो उस समय का यूटिलाइजेशन में मैंने उपनिषद को पढ़ा। और सर्वप्रियानंद जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे थे यूट्यूब पर, तो उनके वीडियोस को लगभग मतलब 50 वीडियोस को पूरा देख गया, आधा घंटा 1 घंटा जितना था। तो एक होता है ना फंडामेंटल, जब समझ में आपको आने लगती है तब शायद कोई चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है। ठीक है, तो उपनिषद की भाषा समझ में आने लगी, है ना, तो संस्कृत की ओर रुझान होने लगा। फिर मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट था कि क्यों मैं अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र इधर फिर आगे पढ़ा मैं। वो एक स्टार्ट आपको मिल गया, मैं समझ गया, वो एक बेस वहां से बन गया होगा। जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो लाइक मेरी आपकी मेरे से पहले बात हुई थी और आपने मुझे अग्निहोत्र के बारे में बताया था कि अग्निहोत्र इज समथिंग जिसको मेरे को रिसर्च करना चाहिए। तो लाइक आप कैसे इसको एकदम बेसिक जो बंदा जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है उसको आप अग्निहोत्र कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके सिग्निफिकेंस कैसे बताएंगे? ठीक है, अग्निहोत्र जो फेमस होने लगा थ्रू आउट वर्ल्ड, ये जो होम कहते हैं, है ना,
ये फार्मिंग में भी आने लगा। डिप्रेशन को क्योर करने के लिए लोग करने लगे, बहुत जगह माइक्रो क्लाइमेट को सुधारने के लिए लोग करने लगे। तो यज्ञ शब्द से लोग प्रचलित हैं, हवन कुंड है ना, दीप प्रज्वलन, ये सब जो शब्द है ये लोग जान रहे हैं, हवन करना। तो अग्निहोत्र क्या है ना कि एक ऐसा यज्ञ है जिसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा अपसाइड डाउन पिरामिड, उल्टा कॉपर का एक कंटेनर है, कुंड है, ठीक है, जिसमें काउडंग केक और काव के घी को और अनब्रोकन राइस, ठीक है, अनब्रोकन राइस, इन 3 चीज़ों को एज अ इंग्रेडिएंट या अखंड चावल जो हम कह सकते हैं, तो उसका प्रयोग होता है। मतलब जो लीस्ट अमाउंट, एक हवन में पूजा सामग्री हम देखते हैं बहुत चीज़ चाहिए, बेलपत्र चाहिए होता है, बहुत हमें बचपन से एक्सपीरियंस है पूजा का। तो उसी तरह अग्निहोत्र बहुत ही जी बहुत ही सिंपलिस्टिक ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एक यज्ञ है, ठीक है, जिसका जो रिजल्ट है वो इतना शानदार है। इस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इस पे प्रभाव उसका पड़ता है। जी ओके। तो मतलब बेसिकली ये टाइप ऑफ यज्ञ है, जैसे हवन अब हमारे घर में होते हैं नवरात्र के बाद में बेसिकली होते हैं, शायद रामायण पूर्ति के बाद यज्ञ होते हैं, उसी टाइप का एक यज्ञ है। जी, ये सूर्योदय और सूर्यास्त एग्जैक्टली उसी समय बस किया जाता है, ये आप दिन में और किसी टाइम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने इसके एक्चुअली 1-2 वीडियो देखे थे, तो उसमें आपको चार्ट निकाल, मतलब टाइमिंग्स आपको पता होने चाहिए कि क्या सूर्यास्त का समय है और क्या सूर्योदय का समय है, और उसी एग्जैक्ट टाइम पे ही हो। जी 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 जी। तो मैंने यूक्रेन के बारे में भी आपसे सुना था कि इसके कुछ फायदे यूक्रेन में दिखे थे जिन लोगों ने किया था, और बहुत बड़ा मतलब साइंटिफिक लेवल पे इसका दिखा था, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जी, इसका अट्रैक्शन इसलिए बढ़ा क्योंकि पहले इसको रिचुअल की तरह लोग देख रहे थे कि अच्छा कोई परंपरा का पार्ट है, एक भगवान देवता का पूजा कर रहे हैं, ये भक्ति की चीज़ है ना, भक्ति एंड रिचुअल इस तरह की कुछ चीज़ है, कर्मकांड है। बट भोपाल गैस ट्रेजिडी और यूक्रेन में जो चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर जो हादसा होता है, तो न्यूक्लियर का एक न्यूक्लियर रेडिएशन होता है जैसे, है ना, एंड भोपाल गैस ट्रेजिडी में भी एक केमिकल पॉल्यूशन जो हो रहा है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो अग्निहोत्र का एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में लोग क्या देख रहे हैं, उसमें से एक धुआं निकल रहा है, फ्यूमिगेशन हो रहा है, स्मोक है ना। तो ओके, धुआं है तो वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट जो है, वहाँ का जो माइक्रोब्स है या फिर कोई केमिकल रेमिनेंट्स है उसको शायद प्यूरिफाई करता होगा, इतना तो समझ में आता है। एक धुआं आ रहा है उसमें, ठीक है। तो ये देखा गया कि अग्निहोत्र जिन जिन घरों में जहाँ जहाँ किया गया था वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन का, और यहाँ भोपाल गैस ट्रेजिडी ये जो इंसिडेंट हो, यहाँ पर केमिकल पॉल्यूशन का थोड़ा सा सुधार देखा गया, बहुत ज़्यादा सुधार देखा गया इसमें। कि हाँ, वो तो चलिए कुछ घर थे, तो इसको देख करके कलेक्टिवली 50 लोग, 100 लोग, 500 लोगों ने मिल के पर डे इसको करना स्टार्ट किया कि अब थोड़ा हम क्लीन करते हैं। क्लीन ड्राइव था एक प्रकार का उस रेडिएशन को दूर करने का। तो मतलब रेडिएशन का इसने असर कम किया बहुत हद तक। जी, मतलब जी, बहुत बहुत अमेजिंग थिंग है कि हमारे एंशिएंट कल्चर की चीजें आज के रेडिएशन को भी कम कर रही है, न्यूक्लियर रेडिएशन। जी, मुझे मतलब वेद में जो जी वेद में मतलब मैं उतना रिगार्ड नहीं करता था, मतलब बुराई नहीं करता था जब मैं छोटा था, बट ये मानता था कि ठीक है इसमें बहुत सारी बातें अनसाइंटिफिक भी होंगी, इस तरह से मैं सोचता था। जैसे कि एक आता है, मेंशन आता है कि प्राचीन काल में यज्ञ का प्रयोग किया जाता था बारिश करवाने के लिए, वर्षा कराने के लिए भी। और रामायण में आप देखेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा है, जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे हैं तो यज्ञ करा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, लगता था कि एक रिचुअल है, लेकिन ये जो बारिश करवा सकता है, ऐसी क्या ये कोई टेक्नोलॉजी है, ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आने लगी कि तब इसको एक्सप्लोर करते हैं कि अग्निहोत्र क्या क्या कर सकता है। जी सर, मतलब आजकल मैं यही ज्यादा नोटिस करता हूँ कि अगर कोई यूथ से मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक ये सब चीजें हैं, तो दे सिंपली सेइंग कि ये अनसाइंटिफिक है यार, ऐसा बस बातों में होता है, ये सब लिखा हुआ है, बट इसके पीछे कोई साइंस की बात नहीं। लेकिन जब वो लोग ये बात सुनेंगे तो वो दे विल बी अमेज्ड। इसलिए इसलिए मैंने तर्कशास्त्र को भी स्टडी किया कि
भारत का साइंटिफिक फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, अनसाइंटिफिक है या साइंटिफिक है, ये जज हम कब करते हैं किसी भी चीज को, वो फ्रेमवर्क आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप विश्वास कर रहे हैं कि ये काम नहीं करेगा। ये भी एक विश्वास है ना, जैसे कोई भगवान को मानता है कोई नहीं मानता है, चलो ये विश्वास की बात है, लेकिन वेद में बातें अनसाइंटिफिक है, इसका बेस क्या है, ये किस बेसिस पर आपने कहा? जस्ट बिकॉज कि ये कुछ रिलीजियस रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ सिस्टम है इसीलिए? तो ये भी एक विश्वास है ना कि काम नहीं करेगा, तो ये भी अनसाइंटिफिक है। ये भी मैं बोलता हूं कि अनसाइंटिफिक को भी आपको या वेरीफाई करो ना कि ये काम नहीं कर रहा है, सीधा सीधा बात है, क्या पता काम करे, है ना? आपको डाउट करना है बस, आपको जज नहीं करना। यही मैंने एक चीज सीखी है कि हमारा जो एंशिएंट कल्चर है उसमें लोगों को क्यूरियस बनाया गया था, कि क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर डाली गई थी हमारे कल्चर में, कि किसी भी चीज पे अंधविश्वास मत करो, क्वेश्चन पूछो, और अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे और आपकी डाउट्स क्लियर होंगे। ये मैंने सीखा है हमारे कल्चर से। इसी के साथ मैं तर्क शास्त्र पे आना चाहूंगा कि तर्क शास्त्र से जो वर्ड एक सजेस्ट कर रहा है, तर्क मीन्स लॉजिक, तो मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट, मैं तर्क शास्त्र बस एक नाम सुना है, बट मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा। तो आप बताइए इसके बारे में, मतलब क्या होता है? इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो हम कहते हैं न्याय दर्शन वाद शास्त्र, जो हम वाद विवाद प्रतियोगिता स्कूल में सुना होगा, डिबेट कंपटीशन, वाद। तो विवाद क्या होता है? हम कहते हैं झगड़ा होना, उसको कहते हैं विवाद। और वाद होता है कि दो लोग जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, सामने वाला फिर अपनी बातें रख रहा है, ठीक है, जिसमें पर्पस है कि मेरा आज का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तर्कशास्त्र में अगर हम बात करें 3 शब्द आएंगे, वाद, जल्प, वितंडा। मैं समझाता हूं ये तीनों क्या है। वितंडा मतलब 2 लोग बैठे हैं, वो उसकी गलतियां ढूंढने के लिए बैठा है, ठीक है, वो उसी पे कमेंट कर रहा है, वो टॉपिक से बार बार डिविएट हो रहा है, उसके पास डायरेक्ट आंसर्स नहीं है, लेकिन उसका पर्पस ही है कि मुझे सामने वाले को हराना है या खामियां निकालनी है, गलतियां ढूंढनी है, ठीक है। उसका पर्पस ये नहीं है कि सत्य को ढूंढना, ट्रूथ को सीक करना उसका पर्पस नहीं है। जल्प में क्या हो जाएगा, वो जीतना चाहता है, वो ईगो क्लैश की तरह एक है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा अगर वो हारने लगे डिबेट में, ठीक है। तो उसका पर्पस ये होता है कि किसी भी प्रकार से सामने वाले को मुझे नीचा करना है, उसको हराना है, ओके। विनिंग द कंपटीशन इज द पर्पस। तो ये जो दोनों हैं ये अवॉइड किया जाता है शास्त्रार्थ परंपरा में, तर्कशास्त्र में। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्ञान लेके बैठे थे, मैं जितना ज्ञान लेके बैठा था, दोनों घर जाएंगे, किसी का कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जो जहां थे वो वैसे ही हो गए। ऊपर से 2 दोस्त हैं, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में झगड़ा कर लिया आपस में, ठीक है। तो जी तो वाद में क्या होगा कि ओके, अगर गलतियां होंगी सामने वाले में तो हम उसकी गलती को बताएंगे, यहां पर ये मिस्टेक है, और सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, और फिर कंटिन्यू होगा डिस्कशन, क्योंकि उसको भी जानना है, नहीं भाई सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो मुझे जानना है, ठीक है। तो ये पहला तो मैंने फ्रेमवर्क बना दिया, वाद, जल्प, वितंडा। ऐसे टोटल 16 फ्रेमवर्क हैं जिसके अकॉर्डिंग तर्कशास्त्र या वाद होता है। जैसे कभी भी डिबेट में हम लोग ये प्रश्न नहीं करते कि तुम्हारा एम क्या है, प्रयोजन क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई पॉलिटिकल साइड ले रहा है, मान लो कोई एक, ठीक है, तो उसका प्रयोजन है कि अपने साइड को मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे सच झूठ नहीं जानना है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं तो मुझे इसके अकॉर्डिंग बात करनी है, ठीक है ना। और चीजों को हम कैसे टेस्टिफाई करते हैं, ये फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में नहीं होता है। जैसे तर्कशास्त्र कहता है 4 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, ठीक है। तो वैलिड मीन्स ऑफ प्रूफ, क्या हम प्रूफ के बेसिस पे बात कर रहे हैं, फैक्ट्स ला रहे हैं क्या, या मुझे लगता है ये इसका कॉज है तो ये इसका इफेक्ट होगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। जैसे कि कोई चीज अगर पुरानी है तो प्रिमिटिव होगी, एडवांस नहीं हो सकती। कैसे एडवांस हो सकती है, ये तो पुरानी चीज है। तो ये क्या है ना, ये कोई प्रमाण नहीं है। जैसे 2 जज के सामने 2 लॉयर्स डिबेट कर रहे हैं, लास्ट में वो क्या बोलता है,
सबूत क्या है, गवाह क्या है। कोई डिबेट में किसी कंक्लूजन पे, जजमेंट पे नहीं जाता है ना, है कि नहीं। दो लॉयर डिबेट करके किसी को नहीं जिता सकते, बस झुका सकते, एक साइड एक पलड़ा भारी होता है। तो कभी भी तर्कशास्त्र ये कहता है कि तर्क जो है 16 में से एक पार्ट है। तर्क से जजमेंट नहीं होता है, तर्क से निर्णय नहीं कर सकते। तर्क आपको हेल्प करता है जो अननोन है, जिसको आप तक अभी ने नहीं जाना है, तो थोड़ा आप लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करके पहुंचते हो। तो तर्कशास्त्र देखिए आपको हवा में बातें करना नहीं सिखा रहा है, वो आपको फैक्ट बेस्ड बातें करने बोल रहा है। वो आपके इमोशनल सेंटिमेंट, बिहेवियर, क्या आपको करना है, क्या त्यागना है, ये सारी चीजें बात कर रहा है। और 16 उसमें एग्जाम्पल की भी बात होती है। देखिए दो लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर वो सामने वाला 2, 3, 4 एग्जाम्पल दिए जा रहा है एंड बहुत टफ एग्जाम्पल दे रहा है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा एग्जाम्पल उसने दिया, इसका मतलब वो खुद उस बात को नहीं समझता है। तो तर्कशास्त्र कहता है कि ओनली वन एग्जाम्पल विथ डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इवन अ ले मैन कैन अंडरस्टैंड, बहुत साधारण से साधारण व्यक्ति समझ जाए, उस एग्जाम्पल का आप प्रयोग करते हैं। तो आप देखो अगर मैं 16 एलिमेंट्स का नाम लेना चाहूं तो प्रमेय, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, प्रमाण, वैलिड मीन्स ऑफ प्रूफ, प्रयोजन, योर एम, योर इंटेंशन, आप चाहते क्या, सच जानना था या अपने को सच साबित करना था, दोनों अलग चीजें, ठीक है। दृष्टांत, एग्जाम्पल, एलिगरी हम कह सकते हैं। निर्णय, यस, डिसीजन जो हम लास्ट जो हम कंक्लूजन करते हैं। तर्क, ऑब्वियसली। रीजनिंग जो हम कह सकते हैं। वाद, जल्प, वितंडा, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है कि सामने वाले को पकड़ना कि तुम गलत जा रहे हो या तुम गलत वाद को प्रयोग कर रहे हो, वो पकड़ने के लिए आता है छल, जाति, निग्रह स्थान हम लोग कहते हैं, और हेत्वाभाष। थोड़ा संस्कृत का टिपिकल शब्द है, कोई बात नहीं, लेकिन इन चारों पांचों से हम पकड़ते हैं कि सामने वाला या तो गधा बना रहा है या उसे रीजनिंग आती नहीं है, तो उसको हराने का पॉइंट ऑफ डिफीट, उसको हराना है कि तुम हार गए फाइनली। तो तर्कशास्त्र ये कह रहा है कि अगर सामने वाला का पता चल गया कि वो बस आपको हराना चाहता है, तो आपको उसको हराना पड़ेगा, उसको जानना ही नहीं है सच, वो वाद कर ही नहीं रहा है। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये आपको इंटेलेक्चुअली थोड़ा स्मार्ट बना रहा है, और सही और गलत पहचानने का जो चश्मा है वो ठीक कर रहा है आपका, ठीक है। मतलब आप कोई भी अननोन सब्जेक्ट, अननोन पर्सन, किसी भी डिबेट में बैठ करके ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें कि ये बातचीत सही डायरेक्शन में जा रही है, इसके लिए तर्कशास्त्र बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत एडवांस चीज है ये, मतलब मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ऑल तो मैं इसके बारे में रिसर्च करता रहता हूँ चीजों के बारे में, स्टिल मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। और मुझे एक आइडिया लगा है कि इसको इतना सुन के कि जो हमारे लॉ स्कूल्स हैं, लाइक जो हमारे क्लैट एग्जाम्स होते हैं, लॉयर बनाए जाते हैं लोगों को, तो वहां पर ये चीज इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि वो अभी इंट्रोड्यूस है या नहीं है, बट वहां पे ये चीज होनी चाहिए। और जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स हैं, वहां पर भी ये चीज मतलब बहुत अच्छा काम करेगी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए। हमारे डिप्लोमेट्स बहुत इंप्रूव होंगे, बहुत हमारी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होगी तर्कशास्त्र की वजह से। जी सर। और डिफरेंस में अगर मैं बताना चाहूँ, वेस्टर्न रीजनिंग ये कहती है लॉजिकल डिडक्शंस आर इनफेलिएबल। लॉजिक से जो हम डिड्यूस करते हैं वो इनफेलिएबल है, उसको गलत ऐसे सीधे सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब बहुत ही परफेक्ट बोलते हैं, बहुत साइंटिफिक बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि लॉजिक फंसाता कहाँ है। हम बेस्ट माइंड को क्या करते हैं, ही इज वेरी मच रैशनल, ही इज वेरी मच लॉजिकल, है ना, वो सही बात करता है, बट ये बेस्ट माइंड नहीं होता है जो सिर्फ लॉजिकल होता है। देखते हैं कैसे। दो लोग बैठे हुए हैं और फैन को देख रहे हैं, ऊपर फैन चल रहा है। अब एक कह रहा है ओके फैन से कोई आवाज नहीं आ रही है, मतलब फैन नहीं घूम रहा है, ठीक है। दूसरे ने कहा सही बोल रहे हो, मुझे भी हवा नहीं लग रही है इसलिए फैन नहीं घूम रहा है। ओके, नाउ इंडियन फ्रेमवर्क ये कहेगा कि थोड़ा देख लेते हैं फ्रेम को, फैन को ऑब्जर्व करते हैं, पंखे को घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ओके, ऑब्जर्व किया थोड़ा देर तक तो ओके, अरे ये तो घूम रहा था। तो प्री एजम्पशन
अगर हमारा गलत है, हमारा ये एजम्पशन है कि हर पंखा आवाज करता है, हर पंखे से हवा आती है, तो लॉजिक आपको दूसरे कंक्लूजन की ओर ले गया। लॉजिक कहीं गलत नहीं थी, लेकिन वो ये मान के चल रहा था कि हर पंखे की आवाज है, हर पंखे का हवा है, और ऑब्जर्वेशन में उसने समय नहीं बिताया। प्रत्यक्ष आंख से जो दिख रहा है उसको लॉजिक नहीं लगनी चाहिए ना, जो आपकी आंख के सामने आप उसमें लॉजिक लगाओगे। ओके, तो हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस लेवल भारत में बड़ी चीज है, लॉजिक उसको फॉलो करेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास बाइसेस है, प्रिजुडिस है, आपकी कुछ एजम्पशंस है, बचपन की एक एजम्पशन है कि संस्कृत बहुत प्रिमिटिव होगी, तो आप लॉजिक को लगा के फिर बोल दोगे ये अनसाइंटिफिक है ना। आपने ऑब्जर्व नहीं किया ना, आप थोड़ा बुक ऐसे खोल के देखोगे उसमें क्या लिखा है, उसके बाद ना पता चलेगा कि क्या है वो। तो समहाउ हमारे जनरेशन या यूथ की ये प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, ये एक आदत है कि हम वन लाइनर लॉजिक से जज कर लेते हैं ये करना है या नहीं करना है, ये ऐसा है या ऐसा है। थोड़ा सा समय देके ऑब्जर्वेशन लेवल हमें और अवेयरनेस लेवल पे बात करनी चाहिए। आई थिंक ये वेस्टर्न जो आपने फ्रेमवर्क बताई उसका इन्फ्लुएंस है कि हम लोग वन लाइनर लॉजिक्स को फॉलो कर रहे हैं। यस यस जी सर, बहुत बहुत तगड़ी चीज, मतलब मजा आ गया है सुन के। जी सर, तो आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक जी पर्सनली क्वेश्चन था, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लूंगा कि ऋषि अगस्त्य, उनकी जो संहिता उन्होंने लिखी थी उसमें बैटरीज का मेंशन है कि बैटरीज ऐसे बनाई जाती है, उसका पूरा मेंशन है। और लोगों ने उसको प्रैक्टिकली बनाया तो वो बैटरीज भी काम कर रही, ठीक है। तो डेट मीन्स हमारे पास बैटरीज थी और हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी था। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इन चीजों को ऑफिशियली रिक्लेम कैसे कर सकते हैं इन द आईज ऑफ वर्ल्ड। कि जैसे अगर अभी मैं किसी से पूछूंगा कि बैटरीज किसने बनाई थी पहली, तो वो ऑफ कोर्स नाम लेगा अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो यहाँ पे ऋषि अगस्त्य का नाम कैसे हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं? और इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम लोग वहां पे हमारी डिस्कवरीज को रिक्लेम कैसे कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन। ओके, जैसे कि रेडियो में मार्कोनी का नाम आता है, तो पूरी प्रॉपर स्टोरी ये है कि जगदीश चंद्र बोस ने पेटेंट के लिए उतना मगजमारी नहीं की कि मुझे पेटेंट लेना है या मेरा राइट होना चाहिए, तो ठीक है हम मार्कनी का नाम पढ़ रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि ओके जगदीश चंद्र बोस ने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, उसका अलग रीज़न था। तो उसी प्रकार अभी जब फिजिक्स की पढ़ाई होती है तो उसमें एटम में महर्षि कणाद का नाम आता है, ऐसा नहीं कि अब नहीं आता है, ठीक है, धीरे धीरे आने लगा है। पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ाई जाती थी तो आर डी शर्मा की जो मैथ्स की बुक है वहां पर बौधायन शब्द आता है ना, कि बौधायन थ्योरम, इट इज नॉट जस्ट पाइथागोरस थ्योरम। हम ये नहीं बोलते हैं कि हर चीज वेस्ट ने हमारी कॉपी की। देखिए साइंस से इंडिपेंडेंटली भी डेवलप होती है, ग्रीक ने अपना किया, हमने अपना किया। हाँ ये है कि हमारे जो इनोवेटर्स हैं या मैथमेटिशियन है या जो साइंटिस्ट हैं, ऋषिज हैं, उनका नाम आना इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये हम कहते हैं एजुकेशनल बोर्ड जो एनसीईआरटी है या सीबीएसई बोर्ड, ये स्कूल में सब्जेक्ट्स में, तो ये जब जर्नल पब्लिश होने लगते हैं, ठीक है, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ इमोशनल सेंटिमेंट, आप ऐसे क्लेम नहीं करवा सकते हो। तो पेपर पब्लिश होते हैं कि अगस्त मुनि ने ऐसी बैटरी बनाई, तो उस पर रिसर्च पेपर आते हैं, क्लेम्स आते हैं, साइटेशंस आते हैं। तो ऐसे जब वैलिड मीन्स ऑफ प्रूफ, मैंने बात की ना कि आपने प्रूफ अगर दे दिया तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है उसको छापने में। लेकिन हाँ, आप ऐसे जबरदस्ती नाम लेके नहीं बोल सकते क्यों नहीं छाप रहे हो आप, है ना। आप एक रास्ते से जाओ, जिस रास्ते से उन्होंने अपने या ग्रीक नाम को लिखवाया है उसी रास्ते से आप भी जाओ, नाम आ जाएगा। वही मैं पूछ रहा था कि एक लीगल वे होना चाहिए। इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया था बट ज्यादा मुझे कुछ मिला नहीं था, अभी आइडिया लगा है। नाउ वी विल मूव ऑन विद अर्थशास्त्र, जो कि मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च किया था और एक वीडियो भी इसके बारे में बनाया था कि एंटी करप्शन मॉडल ऑफ चाणक्य, जो कि चाणक्य जी ने कैसे उस टाइम के भारत से करप्शन को एलिमिनेट किया था। तो सर मैं थोड़ा उस टाइम पीरियड को जानना चाहता हूँ कि मौर्यन एम्पायर, जब महाराज चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, तो उस टाइम पे एक करप्शन वाइज और देश वाइज मतलब किस लेवल पे था भारत? ओके,
उसमें मैं जेनरिक ही बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले एक सोसाइटी की एक इथॉस और फ्रेमवर्क भी होती है कि कैसे एक समय का समाज सोचता है और शासन व्यवस्था कैसे सोच रही है। जैसे अभी की जो व्यवस्था है वो सोचती है इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, एक व्यक्ति की फ्री विल, उसकी आज़ादी, स्वतंत्रता, है ना, हम ये बात करते हैं ना, उसकी प्राइवेसी पे बात होती है, उसके अधिकारों की बात होती है, एक व्यक्ति की बात होती है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। महाभारत काल में जाएं या चाणक्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जाएं तो वहां पर यह फ्रेमवर्क चलता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि परिवार और आपकी जब बात हो रही है तो परिवार ऊपर हो जाता है, परिवार और समाज की बात होती है तो समाज ऊपर हो जाता है, समाज और राष्ट्र अगर कंपेयर हो रहा है या किसी सिचुएशन में आ रहा है तो राष्ट्र ऊपर हो जाता है, और राष्ट्र और ब्रह्म परमात्मा की जब बात हो रही है तो परमात्मा को हम ऊपर रख रहे हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए शिफ्ट करता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, है ना। तो परिवार फंडामेंटल यूनिट है, भारत का फंडामेंटल यूनिट फैमिली होती है, वेस्ट का फंडामेंटल यूनिट हम कहते हैं इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। तो करप्शन पे बहुत अच्छा कि आपने वीडियो बनाया है। वहां पर जब मैं ग्रंथ को देखता हूं तो 40 प्रकार के मेथडोलॉजीज दिए हुए कैसे करप्शन हो सकता है, 40 प्रकार के, 40 टाइप्स, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल थिंकिंग क्या है चाणक्य की, वो कहते हैं कि मछली पानी में है, वो कब पानी पी रही है किसी को नहीं पता, या आपके जीभ में अगर शहद है, हनी है, तो आप उसका बिना स्वाद लिए रह नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी पावरफुल पोजीशंस में है, इवन इन ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, राजा के रिश्तेदार, परिवार वाले, ये पोटेंशियली ज्यादा करप्ट होंगे, ठीक है। ये क्लियर है उनको कि सबसे ज्यादा करप्ट वही होगा जिसके पास पावर है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो क्या इंट्रोड्यूस करना है? मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसी बात को रोकना है। एक पावरफुल आदमी एक कमजोर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसी को रोकना है। तो इसी के लिए आ जाएगी क्या? दंड नीति, ठीक है, शासन व्यवस्था जो है, जैसे आज की आईपीसी है, आज की जो धाराएं हैं, व्यवस्था है पनिशमेंट की है। तो यस, तो जब आपके माइंड में क्लियर है ना कि सबसे बड़ा चोर शासन वाले लोग ही होते हैं, ये जो है आज के समय में सीधे सीधे तौर पर कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप झटके से बोलो ना कि जिसके पास मौका मिलेगा वही करप्ट बनेगा, ठीक है, जगह बनेगा, लूप होल्स जो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो रॉ एजेंसीज हैं, हम कहते हैं, या आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, वो हमारे शत्रुओं को, एनिमीज को देखने के लिए होती है, या इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए होती है। अभी जाके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हम बोलते हैं कि भारत के जो शासन व्यवस्था में लोग हैं उन पे नजर रखने के लिए हम बना रहे हैं। तो ये बहुत रिसेंट भी है और उतनी इफिशिएंट नहीं है जितनी चाणक्य के समय है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या हो जाता है? अभी के टाइम में लॉयर्स हैं, लॉयर्स का धर्म ये होता है अपने क्लाइंट को बचाना। सही और गलत नहीं डिसाइड होता आज के टाइम में। जिसके पास बढ़िया जिसके पास बढ़िया लॉयर है वो जीतता है केस को। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बोलना चाहूं, ये उस टाइम में नहीं है, इसलिए आपको लॉयर्स नहीं दिखेंगे। लॉयर्स बने ही हैं पावरफुल लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। अगर कंपैरेटिव स्टडी हम करें तो लॉयर्स खराब है अच्छे हैं उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, उस समय नहीं थे, अभी हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है कि हम न्याय करने बैठे हैं, हम तारीख पे नया डेट ले लेके किसी को पोस्टपोन करने, जजमेंट को डिले करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है जी। और सर जितना मैंने रिसर्च किया था चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में, तो एक आइडिया मुझे लगा कि उनकी जो दंड नीति के बारे में आपने बात करी, तो दंड नीति एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि लाइक वो एक बेसिक लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर तुमने क्राइम करा तो तुम गए। एक ये बेसिक लॉजिक है, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर करप्शन करते आप पकड़े जाते हैं इन द टाइम्स ऑफ चाणक्य, तो अगर आपने एक अमाउंट से ज्यादा का करप्शन किया है तो आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है, जो कि आज अगर हम देखें तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम लगाना भी चाहें तो भी पॉसिबल नहीं है।
और मृत्युदंड, हाँ मृत्युदंड दिया भी नहीं जा रहा है, लेकिन एक हम बोल उस समय का मैं बता रहा हूँ, चाणक्य में के समय में एक होता था कि जैसे पुराने समय में मास्टर जी छड़ी लेके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि हर टीचर उस छड़ी का प्रयोग करे, लेकिन जब छड़ी रहता था बगल में तो बच्चे डर के भी अपना होमवर्क मान लो कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, अप्रोच सही नहीं है, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, मैं उसके सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि बगल में छड़ी रहती है तो डर का माहौल बना रहता है। तो उसी तरह मृत्युदंड प्रोविजन है, तो क्या है ना, खौफ जो है, जो डर है, वो बहुत हाई लेवल का है कि भाई साहब ये भी हो सकता है मेरे साथ, तो मैं करप्शन ही ना करूं, है ना। तो ये चीज है जी। और सर एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ चीजें ऐसी हो सकती कि ऑफ कोर्स ये थोड़ा डिफरेंस होगा कि चाणक्य काल में लाइक राजा महाराजा का टाइम था और आज डेमोक्रेसी, तो अभी भी स्टिल कुछ रिलेवेंट है जो हम आज के हमारे इंडियन सिस्टम में जो लॉ सिस्टम है या फिर दंड नीति है भारत की, उसमें इम्प्लाई कर सकें जिससे हमारे हालात थोड़े बेहतर हो इन टर्म्स ऑफ करप्शन और जो जितने भी चीजें। ओके। अभी के टाइम में क्या है ना, बहुत चीजें सेंट्रलाइज्ड होते जा रही है, ये एक प्रॉब्लम ही है। हर चीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर बढ़ेगा तो दंड नीति एफिशिएंट होने का एक ये कारण है कि पहले हम कह रहे हैं परिवार में एक दंड नीति होती है, परिवार में हम बड़ों का आदर सम्मान करके एक स्टेप ले रहे हैं, एक स्टेप नहीं ले रहे हैं, जो मना किया जा रहा है नहीं कर रहे हैं, या पनिशमेंट भी मिल रहा है। उसके बाद पंचायत की व्यवस्था है गांव में, ठीक है। उसके बाद एक समाज की व्यवस्था है। अगर आपका इमेज कुछ गड़बड़ हुआ है तो होता है कि शादी के समय में वो आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो क्या है कि आपकी एक कम्युनिटी आ गई, एक प्रकार की दंड नीति आपके ऊपर अप्लाई कर रही है। तो पहले फैमिली आ गई, पंचायत आ गया, समाज आ गया, 3 लेयर पार करने के बाद प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वाला या कोर्ट वाला सिस्टम आ रहा है। आप देखो, तो जब 3 लेयर पे फिल्टर हो जाएगा तो मेन कोर्ट में केसेस कम होंगे, केसेस अगर कम होंगे तो जजमेंट फास्ट होंगे, ठीक है। अभी 2 भाई के बीच में भी अगर झगड़ा हो रहा है तो हाई कोर्ट तक केस चला जा रहा है। उस झगड़े को फैमिली नहीं सुलझा पा रही है, उस झगड़े को गांव नहीं सुलझा पा रहा है। तो हम क्या है, अभी हो गए हैं न्यूक्लियर फैमिली, हमें मतलब नहीं है दूसरे परिवार से, अपने कजन्स से, रिलेटिव्स से भी मतलब नहीं, और परेशान भी हैं कि रिलेटिव्स हमारे लाइफ में उतना इंटरफेयर ना करे, मेरी लाइफ है, मुझे आराम से इंडिविजुअली जीना है। तो एक अप्रोच हो गया है कि हम एक इंडिविजुअल हैं, यही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, अलग करते हैं तो होता है या तो हस्बैंड वाइफ में भी कंपटीशन है कि कौन कैसे कितना ज़्यादा कमा रहा है, कौन कितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। तो बुरी अच्छी उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये उसी का इन्फ्लुएंस है कि फेमिनिज्म आना, ये सब आपको दिखेगा कि इंडिविजुअल एंटिटी फंडामेंटल एंटिटी अभी बनते जा रही है। तो समाज जब बना रहता है तो सोसाइटी का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि बच्चे बचपन से वो उनके ऊपर जो है ना एक अवेयरनेस था कि एक प्रेशर है फैमिली का भी, समाज का भी, कम्युनिटी का भी, गांव का भी। तो क्राइम रेट जो है, अगर सिर्फ हम लॉ पे छोड़ दें, लॉ से सोसाइटी ठीक ठीक नहीं चलती है। लॉ लास्ट रिजॉर्ट है, कानून का सहारा लास्ट में लेना चाहिए। सोसाइटी का एक इथॉस, वो सोचता कैसे है समाज, वो बताता है कि हमारा समाज कितना सभ्य है या असभ्य है, ठीक है। तो आप समझ लो कि दंड नीति होना और केसेस कम होना और सोसाइटी का ही केसेस में रिड्यूस करने में बहुत बड़ा योगदान होना, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बेनिफिट होता है कल्चर का, संस्कृति का और समाज का। हम बोले क्यों हम ये कल्चर और संस्कृति और समाज करते रहते हैं, इसका क्या बेनिफिट है? ये बेनिफिट है कि मतलब एक ग्राउंड लेवल पे जो हमारी सोचने का तरीका है वही हमारे कल्चर से आएगा, तो क्राइम रेट, हाँ मैं समझ, क्राइम रेट ऑफ कोर्स लो हो जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्राइम तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन हर चीज हम लोग क्या सोचते हैं ना कि लॉ से हो, हर चीज लॉ से हो, फार्म बिल आ जाए, हम प्रोटेस्ट करें, ये कानून बना दो, वो कानून बना दो, ठीक है ना। तो कुछ चीजें सोसाइटी को, कम्युनिटी को अपने लेवल पे ही सॉल्व करनी चाहिए। हर चीज गवर्नमेंट इफिशिएंट नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। थ्रू आउट ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारे सोसाइटी को भी अपने करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए कि हम लोग खुद से करते हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं। हर चीज सरकार नहीं कर सकती, सही बात। ठीक है सर। सर आप भी पानी पीना चाहते तो पी लीजिए, मुझे भी पीने की।
जी। जी। सर नाउ मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे एंशंट भारत में अगर हम पूरा मतलब पीछे का टाइम पूरा लेकर चले तो साइंस और मैथमेटिक्स और इसी तरह की चीजों में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था। लाइक हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चले तो विमान की बात होती है, पुष्पक विमान। उसके बाद हम आगे आते जाएं तो और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे बैटरीज की मैंने बात करी। और भी बताया जाता है कि हमारे टेम्पल्स वर नॉट जस्ट टेम्पल्स, बल्कि टेम्पल्स का बहुत अलग अलग मोटिव्स थे जो हमें पता नहीं। तो ऐसे क्या क्या साइंटिफिक चीजें थी जो हमारे एंशियंट भारत में एग्जिस्ट करती थी, और हम अभी सोचते हैं कि वो कल्चर प्रिमिटिव था, बट ऐसा नहीं था। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं जानना चाहता सबसे बड़ा अगर हम बात करें, मतलब बियॉन्ड मटेरियलिज्म, बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड हम एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी की बात कर रहे थे। जैसे कि हम कहें कि हु एम आई, ये आत्मा होता है क्या, परमात्मा है क्या, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये कर्म और पाप और पुण्य क्या है, समथिंग जो मेजर नहीं किया जा सकता है। यू सी, जो चीज़ मेजर किया जा सकता है, ठीक है, समहाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट अगर डेवलप हो गया तो चलो हमने मेजर कर दिया। लेकिन ऐसी चीज जो फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग चल जाते थे ध्यान में। हम लोग क्या करते थे कि एक फ्रेमवर्क है हमारा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जो यूनिवर्स में है वो एक पिंड में भी है, फंडामेंटल एंटिटी में भी वही चीज है जो पूरे यूनिवर्स में है। तो ये एक पूरा हम कहे तो एक फील्ड हो गया पूरा, जिसमें हम नॉन मेटेरियलिस्टिक जो है, नॉन फिजिकल चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर टेम्पल्स को हम देखते हैं तो टेम्पल्स में क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगी, है ना। सिविल इंजीनियरिंग, ज्योमेट्री एंड सिमेट्री दिख रहा है कि कैसे वो स्टार्स से इंक्लाइंड है, या पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ डे में, साल के किसी एक समय में एक ऐसा इंक्लाइनेशन ऑफ सन रे अंदर घुस रहा है, वो उसी दिन होता है। तो कितना प्रिसाइजली हमने उसको डिज़ाइन किया होगा, इसका मतलब आर्किटेक्चर और ऑन पेपर डिज़ाइन होना ज़रूरी है ना। तो आर्किटेक्चर हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, मटेरियल साइंस हो गया। क्या है कि हमने टेम्पल बनाया तो उसमें कुछ मटेरियल लग रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ आप देखो, कोई समुद्र किनारे है, कोई तूफान आ रहा है तो मंदिर मजबूत है, टिके हुए हैं। तो फाउंडेशन क्या है, बिना सीमेंट के क्या मटेरियल से बना है, उसमें उड़द दाल का प्रयोग है, गुड़ का प्रयोग है, भिंडी का प्रयोग है, बैम्बू का प्रयोग है, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म का प्रयोग है ना। तो काइंड ऑफ मटेरियल साइंस, कौन सी मटेरियल कितने लोड को ले सकती है, प्रेशर झेल सकती है, और उतना ऊंचा बनाए हैं। तो क्रेन नहीं है हमारे पास, तो साइड से पूरी मट्टी को हमको मतलब टेम्पल के टॉप तक भरेंगे, मतलब आप समझ लो कि कितना ज़्यादा टीडियस एंड लेबोरियस वर्क है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री है, मतलब मैथमेटिक्स भी है ना, मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है ज्योमेट्री, है ना। इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, क्योंकि हमने स्टार्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर कुछ ध्यान दे रहे हैं। अगेन म्यूजिक की हमें अंडरस्टैंडिंग है, नोट्स की हमें अंडरस्टैंडिंग है, जो पिलर्स बने हुए हैं तो कैसा साउंड हम इमिट कर रहे हैं, तो उधर से इको क्या बन रहा है। तो हमें डॉपलर इफेक्ट, जैसे आज के टाइम में बात करते हैं, साउंड में बात करते हैं, मतलब हमें संगीत की भी समझ है, तो संगीत को आर्किटेक्चर में यूज करना है ना। उस मंदिर में हम स्कल्पचर बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, पूरे महाभारत को लिख दे रहे हैं, है ना, पूरे रामायण को लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमें बहुत ही इंट्रिकेटली उस स्टोन को कैसे शेप में लाना है, वो चीज भी हमें आ रही है। इसका मतलब वो टूल भी हमें बनाना आता है, जिस टूल से हम, हैंड टूल जो भी हो, जैसे हम बना रहे हैं, है ना। तो एक टेम्पल को बनाने में 5, 6, 7, 10 साइंसेस का प्रयोग हो जा रहा है, अप्लाइड साइंसेस अलग अलग, है ना।
तो एक तो पूरा ही हो गया। विमान में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो एक तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा को पहले समझना पड़ेगा कि नॉलेज गूगल जैसा इजीली अवेलेबल नहीं करवाया जाता था। क्यों? हमें वर्दी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता था कि ये देखो इस चीज को सही प्रयोग करेगा, ये गलत प्रयोग नहीं करेगा, या फिर ये लायक है इस चीज के लिए, उसे ही ये सब्जेक्ट बताई जाएगी। जैसे यू हैव टू पास द एंट्रेंस टेस्ट, तभी आपको पार्टिकुलर स्कूल में एडमिशन मिलता है, तो उसी प्रकार यहां पर पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको टेस्ट किया जाएगा, तभी आपको वो विद्या दी जाएगी। ठीक है, तो पुष्पक विमान जैसे हम कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि का जो हम कह रहे हैं वैमानिका शास्त्र जो अवेलेबल है जिसमें बात होती है, वो अभी भी डिकोड हो ही रहा है, और उसमें हम कहते हैं मर्करी वोर्टेक्स इंजन का कंसेप्ट है। ठीक है, आप टाइप करोगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा मर्करी वोर्टेक्स इंजन। हमें किसी चीज को उड़ाना है, तो अगर हेलीकॉप्टर को अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं रोटरी मोशन होना चाहिए, कोई चीज घूमनी चाहिए बहुत तेज से। ठीक है, तो मर्करी इज अ मेटल दैट इज लिक्विड। ठीक है ना। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो पंखा मेरा घूमता है। जैसे पंखे में वो कॉइल लगा होता है कॉपर का, तो जैसे ही हम करंट देते हैं, है ना, तो फाराडेज लॉ जो हम बोलते हैं कि जैसे ही करंट पास हुआ वायर में तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो पंखे में एक मैग्नेट है और पंखे में फिर कॉइल्स है, तो जब हमने करंट दिया तो वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो वो पंखा घूम जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मरकरी क्योंकि लिक्विड है और मेटल भी है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बना दे किसी भी प्रकार से तो वो लिक्विड घूमने लगेगी। ठीक है, नाउ रोटरी मोशन अगर आ गया तो उसके बाद हम जानते हैं कि शाफ्ट है, पुली है, जैसे भी हम कनेक्ट किए हम बना सकते। तो एक फंडामेंटली कोई चीज़ को उड़ने के लिए अगर हम डेप्थ में जाए तो ड्रैग एंड लिफ्ट का पूरा कंसेप्ट होता है, तो हमें समहाउ ड्रैग एंड लिफ्ट को क्रिएट करना होता है, तभी कोई चीज़ उड़ती है। तो ये चीज़ वैमानिका शास्त्र पे हम देखते हैं। तो मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है हमारे भारत की गणित जो है, क्योंकि ज्योतिष में प्रयोग हो रहा है, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी दोनों में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेविगेशन में प्रयोग हो रहा है ना, हम नेविगेट कर रहे हैं तो स्टार्स को देख के नेविगेट करते थे, हमारा जीपीएस वो है। इसका मतलब हमें ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छी आ रही है, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। इन जनरल मैं सबको मैथ्स के अंदर नहीं डालना चाहूँगा क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री पूरा नेविगेशन, नाव कैसे जाएगा, है ना, गाड़ी कैसे जा रही है वो उसको देख रहा है। ज्योमेट्री पूरा टेम्पल को चला गया। तो इन सच एज अ सब्जेक्ट नहीं था ज्योमेट्री एज अ सब्जेक्ट, शुल्ब सूत्र है। तो शुल्ब सूत्र उसमें टेम्पल, यज्ञ, इन सब के डायमेंशंस के बारे में, अलग अलग शेप्स के बारे में बात हो रही है। आयुर्वेद हेल्थ का पूरा मेडिसिन साइंस हो गया। मतलब मैथ्स एक हमने बोल दिया, इंजीनियरिंग हमने बोल दिया, दो हो गया। तीसरा ट्रिगोनोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी हो गया। मेडिसिन्स जो हम कह रहे हैं लाइफ साइंसेस, पूरा का पूरा आयुर्वेद हो गया, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि 4 वेद, 6 उपवेद, 6 दर्शन शास्त्र, 64 शिल्प शास्त्र, 64 साइंसेस जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है। जैसे हमें सुरंग बनाना है तो हम कहते हैं जियोलॉजी हमें आनी चाहिए, है ना। पहाड़ से सुरंग बनाना है तो ये एक साइंस है, ये अलग सब्जेक्ट हो गया। संगीत एक सब्जेक्ट हो गया, है ना। कॉटन एक टेक्सटाइल एक सब्जेक्ट हो गया। एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ऐसे 64 हम कहते हैं शिल्प विद्या, 64 साइंसेस टोटल हो गए। ठीक है, शिल्प विद्या। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये मतलब एंशिएंट टाइम में अगर हम साइंसेस पे बात करें तो सर मेरा टेक इन चीज से ये है कि जस्ट लाइक वेस्टर्न लोग या फिर हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया वाज, मतलब इंडिया बहुत महान था, लेकिन नॉन मटेरियलिज्म वर्ल्ड ऐसा बोला जाता है कि नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंडिया वाज ऑन द टॉप नॉच, जैसा सब अभी मानते हैं। बट इसके बाद मुझे ये आइडिया लग चुका है कि इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वी आर आल्सो ऑन द टॉप नॉच। आई मस्ट से दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन या वेरी गुड डाउट या जो क्लैरिटी आपको आई है, यही क्लैरिटी ना लोग मिस कर रहे हैं कि हम मोक्ष वाले, अध्यात्म वाले सिर्फ नहीं हैं। अगर सिर्फ यही रहते
तो इतने पास्ट में जो ये हिस्ट्री चैनल वाले दिखा देते हैं एंशिएंट एलियंस, इसको तो एलियन ने बनाया है, ये विश्वास भी नहीं करते हैं कि एक भारतीय इंडियन इसको बना भी सकता है। तो क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इनको लगता है कि अरे ये तो अदर वर्ल्डली बिहेवियर या उसको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा समय बिताते हैं, पाप और पुण्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना, मोरालिटी एथिक्स की, या वैशेषिक दर्शन से स्टार्ट होता है पूरा मेटेरियलिज्म, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हम बात करते हैं, ये जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, ये सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, वेद, ये ठीक है, बट आयुर्वेद इस प्योरली भौतिक विद्या ने ये इसी जन्म में आपको ठीक करता है ना। तो अभी योग और आयुर्वेद इस दो को तो मान लिया इन्होंने, है ना, इस दो को इन्होंने मान लिया है। तीसरा ये मान चुके हैं वेदांत को, क्योंकि कॉन्शसनेस स्टडी में कि इंटेलिजेंस जब से आने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, तब से ये इंटेलिजेंस के पीछे भागे कि भाई साहब ये कॉन्शसनेस कहाँ से काम करता है। तो उसमें इन्होंने वेदांत को अपनाया है, जो स्वामी विवेकानंद प्रोपेगेट करते हैं, या बादरायण जी, या आद्य शंकराचार्य, ठीक है। तो ये थर्ड फील्ड अगर मैं बोलूँ तो एक्सेप्ट कर रहे हैं अब जा करके, मतलब काम हो रहा है, मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं। या ठीक है सर। एक आपने योग का जिक्र किया, तो मेरा एक बहुत अच्छे फ्रेंड है यूट्यूब, एक बिजनेस फ्रेंड है, द बोहो सैपियंस करके चैनल है, तो वो भी अपने टाइप का मतलब इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर कि योग हमारा है और हमने, भारत ने इसको जन्म दिया। बट आजकल ये हो रहा है कि जो लोग योग सीख रहे हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि भारत के लोग अमेरिका से योग सीख रहे हैं और वहां से उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं ऑफ योगा। और अगर हम एक मॉनिटरी बात करें, पैसों की बात करें, तो योग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है भारत, जो कि हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका इस चीज में भी आगे जा रहा है, हमारे योग को हमसे छीनकर हमारे लोगों को सिखा रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, जो कि अगर हम लोग इसको सुधारते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसा सेक्टर है जो कि हमारे साधु संत हुए, जो कि इस चीज में बहुत ज्ञानी है, उनको मतलब एक मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग उसका मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो सर इसके आपका क्या टेक रहेगा कि ओके सबसे पहले तो ये जो योग बता रहे हैं वो अलग ही फॉर्म ले चुका है यूएस में, अमेरिका में जो है, ठीक है। योग कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। इस पे आएंगे कि ये क्या है, बट ये क्लियर है कि जो ये बता रहे हैं वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ योगा नहीं है, ठीक है। तो ये जब अवेयरनेस लेवल बढ़ती है पूरे दुनिया में, जब बढ़ेगी कि ऑथेंटिक योगा, ट्रेडिशनल योगा, एग्जैक्ट योग क्या है वो मुझे जानना है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग क्या कर रही है ना, सुदर्शन क्रिया सिखाती है, सदगुरु में, ईशा फाउंडेशन में। तो फंडामेंटली देखिए होता क्या है कि जब भी इमर्जिंग सेक्टर होता है तो कोई भी फायदा उठा के चला जाता है, बट जब लोगों की अवेयरनेस आती है कि नहीं मुझे सही जगह से करनी है, सही लोकेशन से करना, मुझे सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, मुझे बेनिफिट मिलनी चाहिए, है ना। तो ये है कि हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने की आदत नहीं रही है, हमें संस्थान बनाने अभी तक नहीं आया है। इंस्टीट्यूशंस बनाते कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, टीम बनाना, एक बहुत अच्छी टीम बनाना, अपने आप को मार्केट करना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रस्तुत करना, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को पहले तो भारतीयों को, ये हम लोगों को ये होनी चाहिए कि पैसा कमाना बुरा नहीं होता है। ये जो सोच घुस गई है कि जो पैसा कमा लेता है ये गलत चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मस्य मूलम अर्थः, ये अर्थशास्त्र कहता है, धर्म का मूल अर्थ है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र कहता है, चाणक्य कहते हैं। तो बस आप करने लगिए, लोग आपके पास आने लगेंगे। वो कर रहे थे, इसीलिए एंड कॉलोनाइज्ड माइंड, जिस पे हम लोग बात करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड धीरे धीरे अभी हो रहा है, जिस पे मैंने पेपर पब्लिश किया था। हमें हर चीज़ें वेस्ट जब पैकेज करता है तब पसंद आ रही है, ये भी एक आदत है हमारी, वो धीरे धीरे अब जा रही है। ये वेस्ट का ये कॉलोनियल माइंड से मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि सर, जैसा मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर इंग्लिश के बारे में, कि ठीक है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो तो आपको मतलब ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल सच है।
बट हो क्या रहा है कि हम लोग इंग्लिश को एज ए स्टैंडर्ड ले रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अच्छे हो, अगर आपको अगर आपको इंग्लिश आती तो आप अच्छे हो, और अगर नहीं आती हो तो आप गंदे हो। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, अब हमें समय के साथ जो है अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तो इंग्लिश तो अच्छी करनी पड़ती है और पड़ेगी भी, जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ जहां आप जाना चाहते हो अगर वो डिमांड कर रहा है इंग्लिश, आपको सीखनी पड़ेगी। समय के हिसाब से इकोसिस्टम जब बदलता है कि ठीक है तुम हिंदी स्पीकिंग हो तब भी चलेगा, जब एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अभी सिस्टम जो डिमांड करता है उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बट ये हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम उसको छोटा नहीं देखेंगे, मतलब हिंदी कोई बोल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर, तो आज के लिए तो मेरे क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। मेरे को बहुत मतलब एक एनर्जी बूस्ट अप लग रहा है कि एक दिमाग का एक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो चुका है। सर एक लास्ट में आपसे यही पूछूंगा कि मेरे लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि मैं मतलब क्या कर सकता हूँ, और आपकी क्या एडवाइस रहेगी बड़े भाई की? नहीं, इस पे बस डेडिकेटेड होके ऐसे कंटेंट्स को जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी वो फ्रेमवर्क माइंडसेट पूरा अपने आप बदलता जाएगा और इंडिक होता जाएगा, भारतीय होता जाएगा। तो बस डेडिकेटेड होके इसको कंटिन्यू करिए, 2-3 साल में खुद ही बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, मतलब अंदर स्वयं में। एक हम आउटर लेवल में तो चेंज लाएंगे सही, और अंदर भी चेंज आ जाएगा। यस जी सर। तो ये थी रवि भैया के साथ हमारी पहली बातचीत। आई होप आपका पर्सपेक्टिव अबाउट भारत थोड़ा बहुत इवॉल्व हुआ होगा, आपको सोचने लायक कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। रवि भैया के साथ अभी बहुत सारे कमाल के एपिसोड्स आने बाकी हैं, तो स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। जय हिंद।